वंदे मातरम साथियों। हम पढ़ रहे हैं खेती के प्रकार और प्रणालियों का तीसरा टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमें ज्यादातर मात्रा में पढ़ना है जैविक खेती के बारे में। अगर आप 11वीं एग्रीकल्चर के छात्र हैं और पूरा यूट्यूब पर क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम साथ ही बताया था, है ना, कि आगे जो बढ़ रहे हैं कि भाई हमारे साथ में हमने अलग अलग प्रकार की खेती पढ़ ली थी। मिश्रित खेती के बारे में पढ़ लिया, रेंचिंग खेती के बारे में पढ़ लिया, सिंचित खेती के बारे में पढ़ लिया। तो अब आगे आती है हमारी जैविक खेती के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, जैविक खेती के बारे में आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सरकार अभी इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, ध्यान दे रही है कि जैविक खेती को भारत में कैसे बढ़ाया जाए और जैविक खेती वास्तव में होती क्या है, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या नाम से भी जानोगे इसको दोस्तों? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। ठीक है, और इसे टिकाऊ खेती के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन खेती का तरीका भी यही होता है, क्योंकि पहले कोई ना तो यूरिया था, ना ही खेतों में डालने के लिए कोई दवाई स्प्रे वगैरह थी। तो इसी मेथड से हम लोग क्या करते थे, खेती करते थे। तो ये समझना है। अब जैसे कई बार बच्चा सोचता है कि सर जैविक खेती का मतलब, सीधा सा एक मंत्र देता हूं जैविक खेती में, ध्यान में याद रखना है आपको कि जैविक खेती किसे कहते हैं। एक बात याद रखोगे तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैविक खेती यानी किसे कहते हैं हम लोग ध्यान में रखना, या ऑर्गेनिक खेती हम किसे कहते हैं तो ध्यान में रखना है, विदाउट केमिकल जो भी फार्मिंग की जाती है। कौन सी? विदाउट केमिकल, मतलब जो भी खेती हम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं करना है, उसे हम कहते हैं जैविक खेती। याद रखेगा। ठीक है, विदाउट केमिकल जो फार्मिंग हो रही है, विदाउट केमिकल जो खेती हो रही है, उसे ही आपको जैविक खेती कहना है। अब इसी पैटर्न, विदाउट केमिकल पैटर्न पर ही हम सारी चीजें और सारी बातें पढ़ेंगे, सारे नियम को ध्यान में रखेंगे, सारे खादों के बारे में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, क्या करने के कारण बेटा? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्याएं बढ़ रही है कि हमने बाकी देशों को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब भारत में जनसंख्या बढ़ाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो 24 घंटे सातों दिन काम कर रही है। समझ में आ रही ना? मतलब जनसंख्या दे दनादन भाई, मतलब इतनी ज्यादा भारत में संख्याएं बढ़ रही है जिसका कोई हद नहीं। मतलब नंबर एक, विश्व में नंबर एक स्थान पर आ गए हैं। आपको ध्यान होगा 140 को हमने पार कर दिया है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि करनी पड़ी। बराबर, अगर हमारे कि भाई जनसंख्या देश में बढ़ेगी तो आपको खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इस जनता को कौन पालेगा? भाई जनता तो पैदा करने वाला कर रहा है, पर दोष सरकार को दे रहा है कि भाई कौन पैदा हमने करी, पाले कौन? सरकार पाले। ऐसा काम करना पड़ रहा है ना। तो ऐसा काम ना करना पड़े इसके लिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सरकार अब देश देश में है, वो जनता हमारी है, हमारे देश की है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ रहा है भाई? निरंतर वृद्धि करना पड़ी उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में भी क्या करना पड़ी? वृद्धि करना पड़ी। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग किया गया। कि देश में बहुत ज्यादा जब संख्याएं बढ़ने लगी तो भाई हमने उपयोग करा था क्या? याद हो तो हरित क्रांति। क्या उपयोग करा था? हरित क्रांति के माध्यम से हमने फसल उत्पादन को बढ़ाया। किसके माध्यम से? हरित क्रांति के माध्यम से। तो उस हरित क्रांति में हमने सिंचाई साधन बढ़ाए, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करा, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करा और अत्यधिक उपयोग किया, जिससे भूमि की उर्वरता कम हुई। ज्यादा उपयोग, क्योंकि किसान को ऐसा लगने लगा कि भाई जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतने ज्यादा हमारा उत्पादन होगा। तो अब उसको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई जितना ज्यादा उपयोग करते जा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। अब साइड इफेक्ट में क्या हुआ कि उर्वरता क्या हो गई? कम हो गई। लवणता, अभी हमने पढ़ा भाई सिंचाई, है ना, सिंचित खेती में पढ़ा था कि लवणता बढ़ गई खेतों के अंदर। पर्यावरण क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए पर्यावरण अनुकूल एवं टिकाऊ खेती के रूप में जैविक खेती को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अभी महसूस हुई है, पूरे भारत में करना शुरू नहीं किया है ना। महसूस किया हमने कि भाई नहीं, अब हमारी मिट्टी खराब हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारी जमीन में जो प्रोडक्शन है स्थिर हो गया है, अब बढ़ नहीं रहा है। तो उस पर ध्यान देते हुए हमने क्या करा? जैविक खेती के ओर ध्यान दिया गया। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी। भाई ये मानव का नेचर है, अगर इसको अगर कुछ तकलीफ नहीं होगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई? तो अब हमें तकलीफ होने लगी, पर्यावरण को तकलीफ होने लगी, हमारा उत्पादन नहीं बढ़ने लगा, तो हमने विचार किया कि नहीं अब हमको खेती करना पड़ेगी। तकलीफ हुई तभी करना पड़ेगी, अगर तकलीफ नहीं होती तो आज भी हम नहीं करते। ठीक है, तो ध्यान देना, जैविक खेती क्यों किया? इन समस्याओं के कारण हमने जैविक खेती को शुरुआत किया।
ठीक है, ध्यान रहेगा। एक और बातें बताई थी बेटा, जितना भी विदाउट केमिकल, बिना केमिकल के उपयोग जो खेती करोगे वही आपकी क्या कहलाएगी, जैविक खेती कहलाएगी, याद रखना। अगला, अब इसके लिए बात करें कि 1950 से 51 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 51 मिलियन टन था। 1950 की बात कर रहे हैं हम, है ना, 51 मिलियन टन था। फिर जब हम बढ़कर 2008-9 में आए तो ये बढ़कर लगभग हरित क्रांति वगैरह बहुत सारी 1965-66 में शुरुआत हुई तो 234 मिलियन तक पहुंचा। लेकिन आज हम हैं 2025-26 के आसपास। कब है बेटा, 2025-26 में है, तो ये हो गया है लगभग 376.56, ये 5 है, 56 मिलियन टन के लगभग हमें प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, इतना प्रोडक्शन हमें बढ़ाया क्यों, क्योंकि जनताएं बढ़ रही है, जनसंख्याएं बहुत ज्यादा वृद्धि कर रही है, तो इसलिए हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा। तो जैविक खेती पर्यावरण का अनुकूल एवं टिकाऊ कृषि प्रणाली है। टिकाऊ कृषि प्रणाली समझ में आ गई, सस्टेनेबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टिकाऊ, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि भाई टिकाऊ, हमें टिकाऊ फार्मिंग चाहिए, ना कि बस कि जितना खाद डालिए उतना प्रोडक्शन, क्योंकि मिट्टी में क्या हो गया है भैया, उर्वरता शक्ति बहुत कम हो गई है, भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, जिनका क्या होता है कि स्थिर हो गया है। अब उत्पादन, जैसे अभी तक तो हमने हरित क्रांति से लेकर अब खाद वगैरह सब कुछ उपयोग करा, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 15 क्विंटल तक तो हमने उत्पादन अब बढ़ा लिया, लेकिन जो अब उत्पादन था वो कैसा हो गया बेटा, स्थिर हो गया, बढ़ नहीं रहा है, घट जरूर रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। तो बढ़ नहीं रहा है तो उस पर ध्यान देने के लिए हमें टिकाऊ खेती करना प्रारंभ करना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा कमेंट जरूर करें, ठीक है, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई अजय सर क्लासेस लेते हैं, वहां से अच्छे से पढ़ सकते हो, तो उनको भी आपको गाइड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है हमको। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्री, हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग की। ठीक है, टिकाऊ खेती के बारे में। तो ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक संसाधन, याद रखना, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण तथा भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रखते हुए, अब उर्वरता और पर्यावरण को सुरक्षित भी रखना है, रखते हुए भविष्य में भी उत्पादन जारी रखा जा सके। क्या करना बेटा, है ना, सके, उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। कि हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने अपनी जनरेशन में तो हमने प्रोडक्शन ले लिया, गेहूं प्रोडक्शन कर लिया, चने कर लिए, सब कुछ कर लिए, पर क्या हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उत्पादकता और उर्वरता बनाए रख रहे हैं मृदा में, तो उस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पीढ़ी भी उगाकर खा सके, ऐसी जमीन हमको छोड़ना पड़ेगी। तो पता चल रहा है कि हमने दे खाद, दे डीएपी, दे यूरिया, दे कीटनाशक का उपयोग करते करते अगर हमारी मृदा को बिल्कुल बंजर कर दिया तो आने वाली पीढ़ी उस पर उत्पादन नहीं ले पाएगी। ठीक है ना, तो उसे रोकने के लिए आपको क्या अपनाना पड़ेगा, टिकाऊ खेती अपनाना पड़ेगी। फिर से देखो, ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक संसाधन, या आपको जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रखते हुए, है ना, भूमि की उर्वरता को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि भाई इसकी उर्वरता जैसे खत्म होगी तो प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो भविष्य में भी उत्पादन जारी रखा जा सके, है ना, आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करे, उसे ही हम टिकाऊ खेती कहते हैं, नहीं है ना। ये तो पता चल रहा है कि भाई हम आने वाली पीढ़ी के लिए कोई उर्वरता बची नहीं, वो तो वो क्या खाएंगे, हम तो कुछ छोड़कर जाएंगे नहीं भाई, जगह छोड़कर जाओगे, प्रॉपर्टी छोड़कर जाओगे, उससे कुछ नहीं होना है, उसको अन्न छोड़कर जाना पड़ेगा, और वो अन्न जो आएगा हमारे खेतों से ही आएगा, तो इसलिए वो छोड़कर जाना पड़ेगा। खेती, जैविक खेती की विशेषता है, अब इसकी हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, फीचर्स। तो ये भारत की पारंपरिक कृषि प्रणाली पर आधारित है, बराबर, पारंपरिक का मतलब हम इस टिकाऊ खेती को कोई आज नहीं, 10, 20, 25, 50, 100 साल, 200 साल पहले भी जो खेती होती थी वो टिकाऊ पे ही पैटर्न पर होती थी। इसको हमने छोड़ दिया बीच में, लालच के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, आलसी पने के कारण, क्योंकि हम पहले क्या करते थे भाई, खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बैल से जुताई करते थे, है ना, ह्यूमन पावर का ज्यादातर उपयोग करते थे, ट्रैक्टरों का उपयोग नहीं करते थे, तो वो खेती का आज तक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ते आया है। ठीक है ना, तो ये पारंपरिक है, मतलब दादाजी, पिताजी, उनके दादाजी ये करते आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता को बढ़ावा देती है, बराबर, पर्यावरण को संरक्षण रखती है और जैव विविधता को भी बढ़ावा देती है, ये ध्यान में रखना है। उत्पादन लागत कम करती है, बराबर, क्योंकि हम उत्पादन लागत भी क्या करेगी, कम करेगी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीजें बाहर से नहीं खरीदना पड़ती है। ठीक है, भूमि की उर्वरता उत्पादकता बनाए रखना, ये तो हम बात ही कर रहे हैं, इसी के लिए तो काम ही कर रहे हैं कि भाई उर्वरता बनी रहे और उत्पादकता भी बनी रहे।
ठीक है। तो इसी के लिए तो हम काम कर रहे थे कि उर्वरता और उत्पादकता बनी रहे, बराबर चलती रहे, थोड़ी बहुत बढ़ती भी रहे, चलेगी, कोई बार थोड़ी सीमित हो जाएगी तो कोई बार बढ़ भी जाएगी, तो उसी पर हमें ध्यान देने के लिए टिकाऊ खेती करना पड़ेगी। फसल चक्र एवं जैविक संसाधनों पर आधारित होती है। जो फसल चक्र हम अपनाते हैं भाई, कैसे, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें लगाना, और जैविक चक्र संसाधन, जितने भी जैविक संसाधन हमारे होते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है। तो हमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो खेती की जाती है उसे हम क्या बोलोगे, टिकाऊ खेती कहा जाता है। आगे देखते हैं, खेती, जैविक खेती में उपयोग होने वाले प्रमुख कार्बनिक स्रोत की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हम उपयोग करते हैं भाई, कार्बनिक है, क्योंकि हमें कार्बनिक का ही उपयोग करना है बेटा, ऑर्गेनिक इनपुट का ही उपयोग करना है, क्योंकि विदाउट कार्बन या कार्बनिक को हम उपयोग करेंगे तो सब केमिकल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए कार्बनिक का ही उपयोग करना है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सस्ता और सबसे आसान जो मिलने वाला काम होता है, गोबर की खाद। क्या होती है, ये बड़ी आसानी से किसानों के पास उपलब्ध होती है, जिसे FYM, फार्म यार्ड मेन्योर के नाम से आपको ध्यान में रखना है। FYM, फार्म यार्ड मेन्योर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हर गांव, हर किसानों के पास बहुत आसानी से उपयोग होती है, और बहुत अच्छी, बहुत सस्ती और आसानी से सब कुछ इसमें हमको उपलब्ध हो जाती है। दूसरे नंबर पे आती है कंपोस्ट खाद। तो कंपोस्ट खाद में आपको ध्यान में रखना है कि शहरी कूड़े करकट से बनाई जो जाती है उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरी जली खरपतवार की कंपोस्ट, भाई जितने भी जल में उगने वाले खरपतवार को सड़ा गला कर तैयार किया जाता है। हरी खाद की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन मेन्योर की। तो हरी खाद वाली बहुत सारी फसलों को हम पढ़ चुके हैं कि फसलों को काटकर खेतों में दबा दिया जाता है, तो उसे हम हरी खाद कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो यानी कि जो केचुए से तैयार खाद को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। नीली हरी काई, जिसे बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, बीजीए का फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा। ठीक है। पीएटी में पूछा जाता है फार्म यार्ड किसे कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है। ठीक है ना, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि काई होती है, कज्जी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसको भी हम खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। धान के पानी भरे खेत में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ये करता है, बीजीए। तो इसका उपयोग हम करते हैं। ये सारे कार्बनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि है ना, इनको हम फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं, और इनमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आसानी से हमको उपलब्ध होती है, और इनका ही उपयोग हम क्या करते हैं भैया, जैविक खेती के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं जैव उर्वरक। सर यहाँ पर जैव भी है, यानी कि बायो भी है, और फर्टिलाइजर भी है। तो बायो का मतलब तो जैव हो गया, है ना, और फर्टिलाइजर का मतलब तो क्या होता है, उर्वरक होता है। तो उर्वरक तो एक प्रकार के रासायनिक होते हैं, बराबर, है ना, रासायनिक होते हैं, लेकिन ये बायो फर्टिलाइजर है। हम सिर्फ इनको फर्टिलाइजर इसलिए कहते हैं कि जितने भी जैव उर्वरक को हम तैयार करते हैं तो उसका उपयोग हम करते हैं कारखानों के लिए, कारखानों में बनाने के लिए। तो जब ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं तो इसलिए हम इसे फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर को हम फार्म पर तैयार नहीं कर सकते। फार्म पर जिन खादों को तैयार किया जाता है उन्हें जैविक खाद कहा जाता है, लेकिन हम इसे बायो उर्वरक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जैविक यानी कि जीवाणुओं को पकड़कर कारखानों या लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, इसलिए हम इसे जैव उर्वरक कहते हैं। ध्यान रहेगा बेटा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एजोला है, इस एजोला को हमने क्या करा भैया, पकड़कर अब इसकी संख्या बढ़ाना है, इसको डिब्बों में कैसे पैक करना है, तो घर पर तो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं लेबोरेटरी या ऐसे एटमॉस्फेयर की हमको रिक्वायरमेंट होती है जहां पर उसको पैक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एजोला का उपयोग करते हैं, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, एजोस्पाइरिलियम का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखना, फास्फेट घुलनशील जीवाणु जिसे पीएसबी कहते हैं, याद रखना, माइकोराइजा का भी उपयोग करते हैं। ये सभी एक प्रकार के जीवाणु, एल्गी, है ना, इनका उपयोग हम काय के लिए करते हैं, बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। ये सारे जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं का उपयोग होता है कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फास्फोरस का क्या करना, स्थिरीकरण करना और पौधे को उपलब्ध करवाना। तो इनको हम आजकल क्या करते हैं भैया, पहली मात्रा में जैसे बायो एनपीके आता है ना, जो एजोटोबैक्टर आता है, एजोस्पिलियम आता है, राइजोबियम आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। तो इन सभी को आजकल क्या करते हैं कि भाई कंपनियां पैकेट में पैक कर करके भी किसानों को देती हैं। इन सारे जीवाणुओं को भी क्या करती है, कंपनियां देती हैं। तो इसलिए हम इन्हें बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। हम इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु बैक्टीरिया, इनका उपयोग हम काय के लिए करते हैं भैया, है ना, उर्वरक की पूर्ति या
पोषक तत्व की पूर्ति के लिए जैविक खेती अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ठीक है, बात करते हैं। तो मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता बनाए रखने के लिए अभी हमने पढ़ा कि लगातार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, खत्म हो रही है, हमारी मृदाएं बंजर हो रही है। तो उसकी उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए हमें जैविक खेती करने की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर निर्भरता कम करने पड़ेगी, क्योंकि हम अभी जब तक हम सोसाइटी में जाते हैं, जब तक हमें डीएपी की बोरी, यूरिया की बोरी नहीं मिलती, जब तक हमें खेती में फसल बोने में हमें समझ नहीं पड़ती है, ठीक है ना, तो उन पर निर्भर हो गए हम, गवर्नमेंट पर या कंपनियों पर बिल्कुल तरह से निर्भर हो गए, सोसाइटी में जाकर भीड़ लगा रहे हैं, ठीक है, धक्का मुक्की कर रहे हैं कि यार नहीं, मेरे को जब तक डीएपी नहीं मिलेगी, जब तक मेरी फसल बुआई नहीं होगी, खाद कहां से मिलेगा, क्या होगा, किसान बिल्कुल हबड़ा तबड़ा हो गया, समझ में आ गई। तो हमें उसकी निर्भरता कम करना है। निर्भरता का मतलब भाई मिले तो मिले, नहीं मिले तो मेरे पास तो भाई क्या केचुए की खाद पड़ी हुई है, मैंने तैयार कर रखी है, गोबर की खाद मैंने तैयार कर रखी है, तो मेरे को कोई लाइन में जाकर आवश्यकता नहीं, मैं अभी इसका उपयोग कर लूंगा, समझ में आ गई। तो इसलिए निर्भरता कम करना है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए बराबर जितना भी ज्यादा है ना हम नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। भूमि, जल एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, क्योंकि इससे भाई भूमि, हमारी मृदाएं बंजर हो रही है, जल में जहर फैल रहा है, जितनी भी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। पर्यावरण, भाई पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, हवा हो गई, इन सभी में भी क्या हो रहा है भाई, जहर फैल रहा है। जो भी कीटनाशक दवाइयों का अपन उपयोग कर रहे हैं, तो उन पर क्या करना, कम करने के लिए। भूमि की भूख को रोकने के लिए भैया सॉइल हंगर, यानी कि क्या होता है, भूमि की भूख बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि भाई जितने ज्यादा आप फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं उतनी ज्यादा भूख बढ़ती जा रही है। उर्वरता, वही सेम उर्वरता की हम ध्यान में रख लें, तो याद रखना कि उसकी भूख को कम करने के लिए भी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे बता दीजिए मुझे कि अगर कोई रासायनिक खाद उपयोग करते हैं, तो मिट्टी के साथ क्या करते हैं हम कि भाई 50 किलो की बोरी का उपयोग करते हैं, तो क्या उसके अंदर भाई मटेरियल की, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी मात्रा बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती। लेकिन हम जब गोबर की खाद खेतों में डालते हैं, तो बिल्कुल ट्राली से डालते हैं, तो मिट्टी के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी खेतों में बढ़ाते हैं, तो उससे बराबर हमको क्या होता है भैया, बेनिफिट मिलता है। तो ये ध्यान में रखना, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। जैविक खेती के कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं। तो खेती में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, जितने भी प्राकृतिक हमारे संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर ये संभव होगा। भूमि का आवश्यक एवं जीवंत उपयोग है भैया, है ना, भूमि का आवश्यक एवं जीवंत उपयोग है, जो सोइल हम उपयोग कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा सस्टेनेबल, टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा, है ना। प्राकृतिक सूझबूझ पर आधारित कृषि क्रियाएं, क्योंकि हम अगर लालची हो गए और प्रकृति पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो हम ये नहीं कर सकते। हमें प्रकृति पर भी ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी खराब ना हो, पर्यावरण खराब ना हो, मतलब हमें थोड़ी सी उनकी भी फिक्र होना चाहिए, तो हम ये कर पाएंगे। जैविक प्रणाली पर आधारित सिंचाई, फसल सुरक्षा और पोषण प्रबंधन का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फसल सुरक्षा का और पोषण प्रबंधन का भी ध्यान रखोगे, तभी जाकर जैविक खेती को अच्छे से अपना पाओगे, अन्यथा नहीं अपना पाएंगे। जैविक खेती के उद्देश्य, हम जैविक खेती क्यों कर रहे हैं, इसके उद्देश्य सेम जैविक खेती के उद्देश्य भी हमारे वही है जो हम अभी पढ़ के आए कि प्राकृतिक तंत्रों का, है ना, निरंतर उपयोग करना, बराबर जितने भी प्राकृतिक हमारे तंत्र है उनका बराबर मात्रा में क्या करना, उपयोग करना, ये आपको ध्यान में रखना है। उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का पर्यावरण उत्पादन करना, पर्याप्त बराबर, क्योंकि जितने भी उच्च गुणवत्ता, यानी कि अभी जितने भी गेहूं आ रहे हैं, हमारी फसलें आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाई मिस्टेक, यानी कि केमिकल देख रहा है कि भाई जो रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल मिला हुआ है ना, कोई फर्टिलाइजर में आ रहा है, तो वो सारे, क्योंकि वो अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध उत्पादन करने के लिए हमें जो अच्छा गुणवत्ता वाला जो भोजन चाहिए, उसके लिए हम जैविक खेती करेंगे। मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता और टिकाऊपन बनाए रखने के लिए, क्योंकि मृदा उर्वरता कम हो रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम जैविक खेती का उपयोग करेंगे। मृदा के सूक्ष्म जीव, जितने भी बैक्टीरिया इसमें है भैया, उन पर ध्यान देना है। पौधों एवं अन्य जीवों की जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रासायनिक या कीटनाशक का उपयोग करने से जितने भी मृदा के सूक्ष्म जीव है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं या निष्क्रिय होते जा रहे हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैविक खेती अपनाना पड़ेगी। तो ये हमारे जैविक खेती के उद्देश्य हुए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो भाई जैविक खेती के उद्देश्य आपको लिखना है। अब बाधाएं की बात करें बेटा, बाधाएं क्यों आ रही है, तो किसानों को उत्पादन कम होने का डर रहता है, बराबर, कि किसान को बहुत ज्यादा डर है कि यार मैंने जैविक खेती करा, फर्टिलाइजर नहीं डाला, तो मेरा उत्पादन बहुत कम आएगा।
ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल तक हो सकता है, पर वापिस हम इसमें क्या आ सकते हैं भैया, पटरी पर आ सकती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उत्पादन कम होने का जब किसानों को डर होता है तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसमें इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं कि पूरा पूरा जैविक खाद उपयोग मत करो, आप थोड़ा रसायन करो, थोड़ा जैविक करो, फिर धीरे धीरे रसायन कम करते रहो, फिर जैविक खाद का उपयोग बढ़ाते रहो, तो फिर इतना ज्यादा हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैविक खादों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती है बराबर, क्योंकि वो बनाता नहीं है खेतों पे, तो उपलब्धता नहीं होगी। ठीक है, दूसरा तो कोई बनाएगा नहीं हमारे लिए। जैविक खेती में अधिक समय एवं श्रम की आवश्यकता लगती है बराबर, थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है और श्रम भी थोड़े से इसमें ज्यादा लगते हैं। प्रारंभिक वर्षों में उत्पादन कम हो सकता है, मैंने बताया कि शुरुआती दौर में उत्पादन थोड़ा सा कम हो सकता है, 1 साल 2 साल, लेकिन फिर वापस से क्या हो सकता है भाई, स्टेबल हो सकता है, तो हमको ये मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैविक खेती की अगर हम बात करें तो ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होता है भैया, जैविक खेती की बाधाएं होती, किसान इसलिए नहीं करता है, क्या, उत्पादन कम होने का डर होता है, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है, समय थोड़ा सा अधिक लग जाता है और श्रम की आवश्यकता भी ज्यादा लगती है, और उत्पादन प्रारंभिक वर्ष में कम होता है लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत, इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। जैविक पदार्थ की उपलब्धता के लिए हम बात करते हैं, तो जैविक खेती में पोषक तत्व की पूर्ति मुख्यतः जैविक पदार्थ से ही होती है। अब जैविक पदार्थ क्या होता है भैया, ऑर्गेनिक मैटर जो है, मटेरियल की हम बात करें तो क्या हो सकता है, सबसे पहले हमने बताया था गोबर की खाद, है ना, केटल, ये तो सब लोगों ने देखा, फोटो दिख रहा है पोटाका की गोबर का, किसका फोटो है भाई ये, है ना, तो ये दिख रहा है ना, सब लोग जानते हैं इसको, पहचानते भी, एग्रीकल्चर वाले हो, खैर यार ये चीज तो आपके लिए सब नॉर्मल सा है ना। अगला, तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे आसान सबसे सस्ता जो मिलता है वो गोबर ही मिलता है, ठीक है ना। इस गोबर को भी आजकल भारत बेच रहा है, भारत के किसान जो इस गोबर को बेच रहा है, दुबई में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, जितने भी सऊदी अरब वाले देश वगैरह हैं वहां पर हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गोबर को भी बेच रहे हैं भारत के लोग। ऐसा आप भी एग्रीकल्चर पढ़ लिख कर इस गोबर को बेच सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से समझना होगा, गहराई से पढ़ना होगा और ईमानदारी से इस पर काम करना होगा, ये आपके लिए होगा। फसल अवशेष यानी कि क्रॉप की बात करें तो जितने भी क्रॉप के अवशेष बचते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट यानी कि जो भी घर में कूड़ा कचरा सड़ने वाला शहर में निकलता है उसका उपयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट कूड़ा करकट का। हरी खाद का उपयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, और बायोगैस में जो स्लरी निकलती है उसका भी उपयोग करते हैं। एक चीज और अभी हम पढ़ के आए, बायो फर्टिलाइजर का भी हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है जैविक पदार्थों में। अब भारत में उपलब्ध जैविक पदार्थ जैसे गोबर की बात करें तो 280 मिलियन टन प्रति वर्ष उपलब्ध होता है। फसल अवशेष की बात करें तो 273 मिलियन टन उपलब्ध होता है। कंपोस्ट 285 मिलियन टन उपलब्ध होता है। कूड़ा करकट होता है तो 6551 मिलियन टन होता है। आजकल लोग ज्यादातर कूड़ा ही बनाते हैं भाई, है ना, बहुत सारी चीजों का कूड़ा निकल कर आता है, तो उन सभी से हम क्या बना सकते हैं, जैविक खाद बना सकते हैं, सड़ा गलाकर इन्हें खाद को बना सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो जैविक पदार्थ से प्रतिवर्ष लगभग 19.11 मिलियन टन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की पूर्ति की जा सकती है बराबर जैविक पदार्थों से। भारत में लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। दलहनी फसलें अपनी जड़ ग्रंथि द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है बराबर, अभी पढ़ा हमने जड़नी, है ना, राइजोबियम, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, राइजोबियम। आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तभी खेत पे जाना, बारिश का समय चल रहा है, लगभग सभी के खेत पे दलहनी फसलें उगी हुई होगी, सोयाबीन उगी होगी, देख लेना, ठीक है। तो सोयाबीन को जब निकालोगे तो उसकी जड़ों में आपको मिलेगी बेटा छोटी छोटी गठाने, क्या मिलेगी ये, तो ये जो छोटी छोटी गठाने हैं, ये गठाने हैं राइजोबियम जीवाणु की। किसकी गठाने हैं, राइजोबियम जीवाणु की है। ये क्या काम करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं और पौधे को उपलब्ध कराती है। सिंपल सी भाषा में याद रखना, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं और पौधे को क्या करती है, उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये अधिकतर यानी कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। जल्दी से अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, प्रति हेक्टेयर तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। प्रति हेक्टेयर लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन अगली फसल के लिए उपलब्ध कराती है। मतलब ये क्या करती है, खुद तो लेती है, छोड़ देती है। अब इन जड़ों को हम कहां छोड़ देते हैं बताओ जल्दी से, भाई ये जड़ें हैं तो जड़े को भी निकाल कर मार्केट में बेच देते हो क्या, नहीं बेचते हो दोस्त, ये जड़ें खेत के अंदर ही रह जाती है। जब खेत के अंदर रह जाती है तो आने वाली जो फसल होता है उसको भी 20 से 25 किलोग्राम तक लगभग प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है इन जड़ों के माध्यम से ही।
ठीक है। तो इसी प्रकार से लेक्चर अच्छा लगा हो बेटा तो दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और लाइक भी करें। इसी प्रकार के अच्छे वीडियो के लिए, एग्रीकल्चर में अच्छी जानकारी के लिए, पूरा टोटल सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वंदे मातरम।